हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने 5 स्टार्टर्स। हमने पिछली 2 सीरीज में दोस्तों स्टार्टर स्टार्ट किए थे। आज है 3rd सीरीज। स्टार्टर मींस कनेक्टर्स। कैसे हम 2 सेंटेंसों को किसी भी एक स्टार्टर या कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं, हम पिछले 2 दिनों से ये सीख रहे हैं और आज भी हम इसे कंप्लीट करेंगे। राइट एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। मुझे आशा है कि आप लोग सब समझ पा रहे होंगे कि किसी भी कनेक्टर को कनेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमें मीनिंग का समझा जाना। आप मीनिंग समझते हैं, सेंटेंसेस को समझते हैं, आप कनेक्टर्स कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों छोटी छोटी जो चीजें होती हैं ना, जैसे वर्ब में आईएनजी लगा के जीरेंड बना देना या वर्ब में आईएनजी लगा के नाउन को क्वालिफाई कराना और उसे पार्टिसिपल बना देना, फिर उसका कोई पर्टिकुलर मीन होना, इन्हीं मीन से हम जानते हैं कि कैसे कैसे सेंटेंसेस के मीन निकाले जाते हैं। तो आपके लिए ग्रामर का ये जानना बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। तो दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में भी, वो ये है कि ग्रामर पूरी जानना इट्स नॉट अ कंपल्सरी, लेकिन हाँ इन छोटे छोटे मीन्स को जानना, फिर वो चाहे हमारे कॉन्वर्सेशन के हों और फिर वो चाहे रिटन के लिए हों, बट आपको ये मीन आने चाहिए। जिससे कि स्टार्टर्स जो होते हैं वो इन्हीं से स्टार्ट होते हैं और यही 2 सेंटेंसों को जोड़ के प्रॉपर मीन बनाते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं और आज फिर समझेंगे कि स्टार्टर्स कैसे किए जाते हैं या हमें कैसे करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के 5 क्विक स्टार्टर्स। आइए, सो कौन से हैं आज के 5 हमारे क्विक स्टार्टर्स? डायरेक्शन सेम जो हम पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं। Select the phrase or connector from the given 3 options which can be used to form a single sentence from the 2 sentences given below, implying the same meaning as expressed in the statement sentences. 2 sentences दे रखे हैं, उन 2 sentences को आपको कनेक्ट करना है नीचे दिए हुए कोई भी ऑप्शन से। हो सकता है कि 3 ऑप्शन सही हो सकता है कि उनमें से कोई 2 ऑप्शन सही हो या कोई एक सही हो या कोई भी सही ना हो। राइट, तो आपको सही कनेक्टर चूज करना है, सही स्टार्टर चूज करना है और उन दोनों सेंटेंसों को जोड़ना है। लेकिन जोड़ते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो मीनिंग है उन 2 सेंटेंसेस का, वो बिल्कुल जुड़ने के बाद वही मीनिंग निकाले जो कि ऑलरेडी पहले से निकाल रहा था। तो इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का कनेक्टर नंबर 1। तो नंबर 1 है हमारा, द इंक्रीजिंगली डेस्परेट नीड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज फोर्सिंग हवानाज geriatric communists to lose their iron grip। क्या मीन है सेंटेंस का? सेंटेंस में कहा उसने द इंक्रीजिंगली डेस्परेट नीड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो बढ़ती हुई डेस्परेट नीड है, आवश्यकता है, इज फोर्सिंग, वो फोर्स कर रही है हवानाज जेरिएट्रिक कम्युनिस्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हवानाज जेरिएट्रिक कम्युनिस्ट? दोस्तों जेरिएट्रिक जो है वो एक जाति है हवाना की। वहां पे जो वृद्ध लोग हैं, जो ओल्ड लोग हैं, उनकी कम्युनिटी को हम लोग बोलते हैं जेरियाट्रिक। राइट, तो सेंटेंस में कहा जो इंक्रीजिंगली बढ़ती हुई डेस्परेट नीड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, वो फोर्स कर रही है हवाना जेरियाट्रिक कम्युनिस्ट से टू लूज देयर आयरन ग्रिप, कि वो जो अपनी बातें हैं, जो अपने पक्के इरादे हैं, उनको थोड़ा लूज करें। मतलब लोहे जैसे इरादे, आयरन ग्रिप का मतलब होता है बहुत पक्की पकड़ हो। तो क्या कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां के जो जेरिएट्रिक कम्युनिस्ट हैं, जो ओल्ड मैन वुमेन है, जो ओल्ड लोग हैं, वो अपने ही सिद्धांतों पे चलते हैं और उस सिद्धांतों में वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होने देते। तो यही कहा जा रहा है सेंटेंस में, दे हैव परवेसिव, वो लगातार रखते हैं, एंड रुथलेस, और बहुत ही कड़ाई वाला स्टेट पॉलिटिकल, अपने राज्य में पॉलिटिकल कंट्रोल रखते हैं जो कि बहुत ही कड़ा है। तो अब ये 2 सेंटेंस थे, अब हम इन 2 को कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि किससे ये दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों 3 ऑप्शन है। नंबर 1 है डिस्पाइट, जिसका मतलब है बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, वही मेन डिस्पाइट का, और फोर्सिंग हवाना जेरिएट्रिक, फोर्स करते हुए हवाना के उन वृद्ध ग्रुप को, उन ओल्ड मैन के ग्रुप्स को। तो व्हाट मस्ट बी द राइट आंसर? यदि हम सेंटेंस को गौर से देखें तो दोस्तों पहला कहना चाह रहा है डिस्पाइट परवेसिव एंड, इट मींस देखिए यहां पे सेंटेंस में एक जगह दे रखी है परवेसिव। तो पहले तो आप ये समझिए कि परवेसिव किस सेंटेंस में आ रहा है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? राइट, सेकंड में लिखा हुआ है परवेसिव। अब सेंटेंस का मीनिंग हमें यहां से निकालना पड़ेगा फर्स्ट कनेक्टर में। तो डिस्पाइट परवेसिव एंड रुथलेस स्टेट पॉलिटिकल कंट्रोल, बावजूद बहुत ही कड़ा
और लगातार स्टेट पॉलिटिकल कंट्रोल के द इंक्रीजिंगली डेस्परेट नीड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज फोर्सिंग, इसके बावजूद जो एक इंक्रीजिंगली डेस्परेट नीड है, जो आवश्यकता है बहुत बढ़ती हुई, बहुत ज्यादा तेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, वो फोर्स कर रही है हवाना के जेनेरेटेड कम्युनिस्ट लोगों से कि वो अपनी इस आयरन ग्रिप को लूज करें, वो थोड़ा अपने नेचर में विनम्र बने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने दें, वो थोड़ा सोचें। हाँ, तो चलिए इसका मीन बन सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कहना चाह रहा है कि वो लोग रुत हैं, मुझे मालूम है कि वो लोग बहुत कड़े हैं, वो बहुत कड़ाई करते हैं, इसके बावजूद जो वहां का एक एनवायरमेंट है, जो वहां की इंक्रीजिंगली डेस्परेट नीड है, वो उनको फोर्स कर रही है कि सर प्लीज आप अपनी जो रुथलेसनेस है उसको प्लीज, उस आयरन ग्रुप को आप थोड़ा लूज करें, उसको थोड़ा कमजोर पड़ने दें, जिससे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सके। तो हाँ जी, नंबर ए हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है आपसे, इन स्पाइट ऑफ डेस्परेट, ये भी बावजूद है, लेकिन ये सेंटेंस में ऊपर लगाया जा रहा है डेस्परेट यहां पे, तो भाई क्या है, बावजूद डेस्परेट नीड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो फोर्स कर रही है हवाना के जेनेरेटेड कम्युनिस्ट से कि वो अपने आयरन ग्रिप को लूज करें, बावजूद इसके दे हैव परवेसिव रुथलेस, वो बहुत ज्यादा कड़े हैं और स्टेट पॉलिटिकल कंट्रोल रखते हैं, मतलब वो बहुत ही ज्यादा लगातार और कड़े रूप में अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को रखते हैं। ओनली 1 जो है वो सही होना चाहिए दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। सेंटेंस सिंपल था, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। नंबर 2 कहना चाह रहा है दोस्तों, contending that ordinances should be issued only to meet certain exigencies and under compelling circumstances। contending, पहले तो आप समझिए contending का मीन्स क्या होता है। contending का मतलब होता है अपनी बात को रखते हुए या कुछ कहते हुए, ing लग गया तो हुआ हुए हुए, तो कहना चाह रहा है contending that, इस ओर इशारा करते हुए या अपनी बात कहते हुए क्या कि ऑर्डिनेंसेस शुड बी इशूड, ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस का मीन्स क्या होता है, द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनेंस दोस्तों होता है अध्यादेश, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, अध्यादेश उनको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, कि भैया ऑर्डिनेंस पास हो गया या अध्यादेश पास हो गया। तो इस चीज की ओर इशारा करते हुए या ये बोलते हुए कि ऑर्डिनेंस जो है, अध्यादेश शुड बी इशूड, वो इशू किए जाने चाहिए, वो लागू किए जाने चाहिए ओनली टू मीट सर्टेन एक्सिजेंसीज, केवल कुछ इमरजेंसीज पे। एक्सिजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, ये ध्यान रखेंगे। एक्सिजेंसी का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ एक्सिजेंसीज इज इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी केसों के समय ही जो ऑर्डिनेंस हैं वो इशू किए जाने चाहिए, और एंड अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी सिचुएशन होने पे जो कि कंपेल हैं, जब आपको बहुत ज्यादा ही बाध्य है कोई अध्यादेश निकालने के लिए, तभी आपको निकालने चाहिए। तो सेनेस कहना चाह रहा है कि अध्यादेश केवल 2 टाइम पे निकाले जाने चाहिए। नंबर 1, या तो इमरजेंसी कंडीशन है, मीट सर्टेन एक्सिजेंसीज, जब बहुत ज्यादा हमें इमरजेंसी लग रही है कि भाई देश में ऐसा कुछ हो रहा है गड़बड़, तो हमें कोई अध्यादेश निकालना चाहिए, और कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, या कोई वातावरण, कोई सिचुएशन ऐसी है जो हमें बाध्य कर रही है कि अब तो निर्णय लेना ही पड़ेगा, ऐसे समय अध्यादेश निकाले जाने चाहिए। नंबर ए। नंबर बी में कहना चाह रहा है, इट इज हाउएवर इक्वली इंपॉर्टेंट, यदि हम बात करें इसकी, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इक्वली उतनी ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, समझना, दैट डिसरप्शन एज अ पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स, जो डिसरप्शन है, डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। डिस्टर्बेंस को हम लोग बोलते हैं डिसरप्शन, कि डिस्टर्बेंस जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री कामों में, प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। क्या कहना चाह रहा है, समझेंगे इसको। इट इज हाउएवर इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब ऊपर वाले सेंटेंस से तुलना करते हुए सेंटेंस कहता है कि इट इज हाउएवर, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, जबकि टू अंडरस्टैंड, समझना, दैट डिसरप्शन एज अ पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स, कि जब पार्लियामेंट में बात होती है किसी रूल को लेके, तो उसमें जो डिस्टर्बेंस होता है, प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये इसकी तुलना किससे हो रही है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कोई अध्यादेश का जारी होना, कब, किसी इमरजेंसी के समय या फिर सर्कमस्टांसेस, कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस के समय। ये दोनों ही चीजें दोस्तों एक दूसरे से कंपेयर की जा रही हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कहां कोई कनेक्टर लगे जो दोनों सेंटेंसेस को बना सकता है एक साथ। तो देखें, नंबर 1 कहना चाह रहा है, वाइल कंटेंडिंग दैट ऑर्डिनेंसेस, तो भैया कहां है ये, अच्छा ऊपर वाले में,
while contending that ordinances, जबकि ये ordinances, जबकि while contending that, अच्छा सेंटेंस में कहना चाह रहा है दोस्तों while contending, जबकि ये बताते हुए कि ऑर्डिनेंसेस जो हैं शुड बी इशूड, इट इज इंपॉर्टेंट। हां बिल्कुल हो सकता है सेंटेंस में दोस्तों, क्यों नहीं हो सकता। कहना चाह रहा है जबकि ये इशारा करते हुए या बताते हुए क्या, दैट की ऑर्डिनेंसेस शुड बी इशूड, ऑर्डिनेंस इशू किए जाने चाहिए ब्ला कंडीशन में, ऐसी कंडीशंस में। इट इज हाउएवर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है समझना कि जो डिस्टर्बेंस है पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स में, पार्लियामेंट्री क्रियाकलापों में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। डिस्टर्बेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ऑर्डिनेंस का पास होना, दो कंडीशंस में, कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस के समय या इमरजेंसी के समय। हां जी, नंबर 1 हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि सेंटेंस में कोई भी मीन में चेंज नहीं आ रहा जब हम फर्स्ट लगाते हैं। वाइल कंटेंडिंग दैट ऑर्डिनेंसेस, उन ऑर्डिनेंस की बात करते हुए, क्या कि ये बात करते हुए कि ऑर्डिनेंस शुड बी इशूड, ऑर्डिनेंस इशू किए जाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। नंबर 2 कह रहा है हाउएवर ऑर्डिनेंसेस शुड बी, पहले भी हाउएवर और सेकंड वाले में भी हाउएवर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दो जगह हाउएवर का यूज हम नहीं कर सकते और ये मीन भी नहीं लगाएगा। नंबर 3 कहना चाह रहा है दोस्तों अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, कंटेंडिंग मतलब सेंटेंस उसने यहां से ले लिया, अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस मतलब जो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो कि हमें कंपेल करते हैं, बाध्य करते हैं, उनके अंडर में कंटेंडिंग दैट ऑर्डिनेंसेस, ना सेंटेंस का कोई मीन नहीं निकलेगा इससे भी, ये सेंटेंस सेंस लेस हो जाएगा दोस्तों। आप इससे भी सेंस का मीन नहीं निकाल सकते, आपको पहले ही जोड़ना पड़ेगा जैसे उसने जोड़ा वाइल कंटेंडिंग। तो इसका आंसर भी दोस्तों ओनली 1 होगा और ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। सेकंड का आंसर भी दोस्तों क्या होगा 1, क्योंकि 1 से ही सेंटेंस का प्रॉपर मीन निकल रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं, बजाय और बिना आपके मीन निकालने के इन सेंटेंस को कोई नहीं कर सकता। आपको मीन समझना पड़ेगा, आपको रीडिंग मजबूत करनी पड़ेगी, ग्रामर के कुछ चीजों को मजबूत करना पड़ेगा कि सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं तो कैसे मीन निकालते हैं। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, वंस यू लर्न दिस प्रैक्टिस और दिस टैक्टिक्स, देन यू कैन इजीली ग्रैब द मीनिंग ऑफ द एनी सेंटेंस गाइस, जस्ट रिमेंबर। तो प्लीज सेंटेंस को पढ़ने की हैबिट जरूर डालें। आइए करते हैं नंबर 3। नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ फेडरलाइजेशन एंड रीजनलाइजेशन of the polity deepened in the 1990s। तो what does it mean? क्या कहा उसने सेंटेंस में? सेंटेंस में उसने कहा द प्रोसेस ऑफ फेडरलाइजेशन एंड रीजनलाइजेशन, जो प्रोसेस है फेडरलाइजेशन का और रीजनलाइजेशन का, उसने क्या किया? उसने दोस्तों कहा जो प्रोसेस है फेडरलाइजेशन और रीजनलाइजेशन का ऑफ द पॉलिटी, इस पॉलिटिक्स में डिपेंड इन द 1990s, वो 1990 के दशक में और भी गहरा हो गया। तो सेंटेंस का मीन सिंपल है। मुझे आशा है कि आपको फेडरलाइजेशन और रीजनलाइजेशन का मीन आता होगा, मैं बता देता हूं। फेडरलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों संघीकरण। फेडरलाइजेशन मतलब संघीकरण, मतलब चीजों को गैदर करना, चीजों को एक संग मिला लेना, इसको फेडरलाइजेशन। और रीजनलाइजेशन का मतलब होता है क्षेत्रीयकरण। एक होता है संघीकरण, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, संघीकरण, और एक होता है क्षेत्रीयकरण। क्षेत्रीयकरण मतलब जो क्षेत्र होते हैं उनको एक कर लेना, सभी को मिला लेना। तो संघीकरण और क्षेत्रीयकरण, तो उसने कहा जो प्रोसेस है संघीकरण और क्षेत्रीयकरण का, फेडरलाइजेशन और रीजनलाइजेशन का ऑफ द पॉलिटी के विषय में, डिपेंड इन द 1990s, वो पॉलिटी मतलब राज्य के विषय में वो डीप हो गया, वो गहरा हो गया, और भी 1990 के दशक में। सेकंड क्या कहना चाह रहा है? सेकंड में कहना चाह रहा है असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स हैव बीन डिटरमाइंड, जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं, असेंबली इलेक्शन का मतलब क्या हो गया भाई? असेंबली इलेक्शन का मतलब हो गया विधानसभा के जो चुनाव होते हैं। तो सेंटेंस में कहना चाह रहा है जो विधानसभा के चुनाव जो होते हैं, असेंबली इलेक्शंस रिजल्ट्स हैव बीन डिटरमाइंड, उनको डिटरमाइन किया गया है, मतलब उनको सॉल्व किया गया है मोर ऑफन बाय रीजनल इश्यूज। किनके द्वारा? रीजनल इश्यूज के द्वारा, क्षेत्रीय इश्यूज के द्वारा, बजाय पॉलिटिकल वेरिएबल्स, नेशनल पॉलिटिकल वेरिएबल्स, बजाय किसके? एक राष्ट्रीयकरण के रूप में। तो उसने सेंटेंस में कहा आपसे बजाय राजनीतिक स्तर पर जो असेंबली इलेक्शंस रिजल्ट्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है क्षेत्रीय स्तर पर। क्यों? क्योंकि भाई जो असेंबली हैं वो किस स्तर पे काम करती हैं? क्षेत्रीय, रीजनल स्तर पे काम करती हैं, तो हम उनको क्यों घसीटे नेशनल स्तर पर? यही उसने सेंटेंस में कहा।
अब देखते हैं इनको जोड़ते हैं, तो सेनेस को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई, फेडरलाइजेशन एंड रीजनलाइजेशन हैव बीन, कहां है ये, अच्छा ऊपर है, तो फेडरलाइजेशन एंड रीजनलाइजेशन हैव बीन व्हाट, हैव बीन डिपेंड इन द 1990s, गहरे हो गए, सेनेस कनेक्ट नहीं होगा इससे। दोस्तों यदि हम इसको सेकंड से जोड़ें, व्हाइल असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स हैव, तो ये सेंटेंस नहीं जुड़ेगा। ये क्यों नहीं जुड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सेंटेंस जो है हम बात कर रहे हैं फेडरलाइजेशन की और रीजनलाइजेशन की, तो सेंटेंस में ये ऊपर ही आना चाहिए। तो इसका शॉर्टकट हो सकता है कि या तो नंबर 1 होगा और या नंबर 3 होगा। तो नंबर 1 पे हम गौर करेंगे या नंबर 3 पे गौर करेंगे, क्योंकि सेंटेंस का नंबर 1 जो है जो दे रहा है वो दे रहा है फेडरलाइजेशन और रीजनलाइजेशन पे। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो हमें लर्न करनी पड़ेंगी कि जब बात फेडरलाइजेशन और रीजनलाइजेशन की हो रही है तो सेंटेंस में ऊपर तौर पे वही आना चाहिए। तो नंबर 1 नंबर 3 बच्चा, फर्स्ट कैंसिल क्यों हो गया, क्योंकि कहना चाह रहा है फेडरलाइजेशन एंड रीजनलाइजेशन हैव बीन व्हाट, ये तो पॉलिटी हटा दें तो सेंटेंस बता हैव बीन डिपेंड इन द 1990s, ठीक है। फिर उसके बाद असेंबली इलेक्शन, सेंटेंस अलग अलग रही, कनेक्टर नहीं है फर्स्ट में, तो दोस्तों फर्स्ट हो गया गलत, फर्स्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड वैसे ही गलत हो गया क्योंकि सेकंड जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में कहना चाह रहा है सिंस द प्रोसेस ऑफ फेडरलाइजेशन, चूंकि ओहो सेंटेंस ने कहा सिंस द प्रोसेस ऑफ फेडरलाइजेशन इन रिकॉग्नाइजेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द पॉलिटी डिपेंड इन द 1990s, चूंकि 1990 के दशक में फेडरलाइजेशन और रीजनलाइजेशन का जो राज्य स्तर पे उनको डिपेंड कर दिया गया, इसलिए असेंबली इलेक्शंस जो हैं रिजल्ट्स हैव बीन डिटरमाइंड, वो डिटरमाइन किए गए रीजनल इश्यूज के स्तर पर बजाय नेशनल पॉलिटिकल वेरिएबल्स के लेकर। सेंस बिल्कुल ठीक है दोस्तों, नंबर 3 से बन जाएगा क्योंकि सिंस जो है वो एक कनेक्टर है और सिंस से देखिए सिंस का मतलब क्या है यहां पे, सबसे पहले आप ये समझिए सिंस का मतलब है चूंकि से, यहां पे किससे, चूंकि। तो सेंस में क्या कहा उसने, सिंस द प्रोसेस ऑफ फेडरलाइजेशन, चूंकि 1990 के दशक से जो फेडरलाइजेशन का प्रोसेस है और जो रीजनलाइजेशन का प्रोसेस है पॉलिटी को लेकर, मतलब किसी राज्य को लेकर डिपेंड, वो और गहरा हो गया है, वो और क्या हो गया है, गहरा हो गया है। इसीलिए जो असेंबली इलेक्शन है, अब यहां पे हमें सो लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे आप यदि कॉमा लगा देंगे तो सेंटेंस आपका बन जाएगा। इसीलिए क्या हुआ भैया, इसलिए जो असेंबली इलेक्शंस हैं रिजल्ट्स हैव बीन डिटरमाइंड, उनको क्या किया गया, उनको डिटरमाइन किया गया कैसे, रीजनल इश्यूज को लेकर बजाय राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर पर। सेंटेंस का मीन है तो नंबर 3 से ही लगेगा, नंबर 3 इज द ओनली राइट आंसर, राइट। तो नंबर 3 कहां है, नंबर सी, नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सेंटेंस में उसने एक प्रॉब्लम की बात की है फेडरलाइजेशन और रीजनलाइजेशन को लेकर, जो केवल और केवल रीजनल स्तर पर सॉल्व किए जा सकते हैं, ना कि नेशनल पॉलिटिकल वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व किए जा सकते हैं। तो सी इसको जोड़ता है। आइए करते हैं नंबर 4। नंबर 4 कहता है subsidized LPG will now cost rupees 434.71 a bottle against rupees 432.71 previously. तो what does it mean? सेनेस में उसने आपसे कहा जो सब्सिडाइज एलपीजी हैं, जो सब्सिडी वाली एलपीजी हैं, उनकी कॉस्ट अब 434 रुपए 71 पैसे हो जाएगी एक बॉटल की कीमत, बजाय 432 रुपए 71 पैसे की जो कि पहले थी, मतलब 2 रुपए का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। सेकंड में क्या कहना चाह रहा है, सेकंड में कह रहा है आपसे देयर इज एन इंक्रीज ऑफ ₹2, वही बात कि अब जो है ₹2 का इंक्रीजमेंट हो गया पर 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पे, मतलब 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पे 2 रुपए का क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया। ये है दोस्तों सेंटेंस का मीन। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस में कनेक्टर क्या होगा जो दो को कनेक्ट कर दे। दोस्तों बहुत सिंपल है ये, आप यदि इसको गौर से पढ़ें तो सेंटेंस का आपको मीन समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं। हम देखते हैं नंबर 1 ऑप्शन हमसे कह रहा है दो द सब्सिडाइज एलपीजी विल नाउ कॉस्ट ब्ला 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 ब्ला, इतना 434 रुपए पड़ेगी बजाय 432 रुपए के। तो देयर इज एन इंक्रीज, यद्यपि आ रहा है लेकिन दोनों बातें अपोजिट नहीं है। दो का यूज हम करते हैं जहां हम पे दो बातें अपोजिट दे रखी हो, जहां हम पे दोनों चीजों को क्या कर रखा हो, जहां हम पे दोनों चीजें विपरीत में दे रखी हो। तो यहां पे विपरीत कंडीशन नहीं है, गलत है दोस्तों। फर्स्ट हमारा गलत हो गया। आइए करते हैं सेकंड। प्रीवियसली 14.2 किलोग्राम सिलेंडर व्हाट, प्रीवियसली 14.2 किलोग्राम सिलेंडर नहीं बनेगा, यह भी गलत हो गया। अब देखते हैं नंबर 3, विद एन इंक्रीज ऑफ ₹2 पर 14.2 किलोग्राम सिलेंडर सब्सिडी एलपीजी विल नाउ कॉस्ट ₹434। जी हां बिल्कुल ठीक कहा,
₹2 के इंक्रीजमेंट के साथ 14.2 पर किलोग्राम सिलेंडर पर अब जो एलपीजी, जो सब्सिडी वाली एलपीजी है, वो अब कॉस्ट पड़ेगी ₹434 बॉटल बजाय ₹432 जो पहले पड़ती थी। बिल्कुल ठीक है। नंबर थर्ड इज द ओनली राइट आंसर। बिल्कुल ठीक कहा दोस्तों। नंबर थर्ड से ही सेंटेंस का मीन निकलेगा, जो कि प्रॉपर मीन निकालेगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसका नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर सी ओनली थर्ड, क्योंकि थर्ड से ही सेंटेंस का मीन निकलेगा विद एन इंक्रीज। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सर विद से सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो सकता है? भाई कनेक्टर है, क्यों नहीं स्टार्ट हो सकता? विद एन इंक्रीज ऑफ ₹2 पर 14.2 किलोग्राम सिलेंडर। एक ₹2 जो है, ₹2 के इंक्रीजमेंट के साथ पर प्रत्येक 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर जो सब्सिडी वाली एलपीजी है उसकी कॉस्ट पड़ेगी अब ₹434.71। तो सेंटेंस का मीन बिल्कुल निकल रहा है, बिल्कुल निकल सकता है। तो ये था गाइस आपका नंबर 4 का आंसर। आइए करते हैं द लास्ट फॉर टुडे, नंबर 5। नंबर 5 कह रहा है आपसे, द प्राइम मिनिस्टर फ्लैग द इनकन्वीनियंस पोस्ट बाय किसान क्रेडिट कार्ड्स which require farmers to go to the bank to withdraw cash against their credit limit। तो सेनेस ने क्या कहा आपसे दोस्तों? सेनेस में उसने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया इनकन्वीनियंस, असुविधा के बारे में पोस्ट बाय, जो हुई बाय किसान क्रेडिट कार्ड्स में विच रिक्वायर फार्मर्स, जो ये चाहती थी कि फार्मर्स जो है टू गो टू द बैंक, वो बैंक जाएं टू विड्रॉ कैश को विड्रॉ करें अगेंस्ट देयर क्रेडिट लिमिट, अपनी क्रेडिट लिमिट के अगेंस्ट। क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि प्राइम मिनिस्टर ने किसान को होने वाली उन समस्याओं के बारे में बताया जो कि किसान क्रेडिट कार्ड में होती थी। क्या कि जब किसान बैंक जाता था और वो रुपए निकालने जाता था तो उसको भाई रुपए निकालने जाना पड़ता था किसके खिलाफ? अगेंस्ट देयर क्रेडिट लिमिट, अपनी क्रेडिट लिमिट के अगेंस्ट उसे यदि रुपए निकालने हैं तो उसे बैंक जाना पड़ता था इन चीजों के लिए। नंबर बी, ही प्रॉमिस्ड टू कन्वर्ट 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड टू रुपए कार्ड्स इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। इसमें बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया कि वो जितने भी किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, मतलब 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड को वो रुपए कार्ड में बदल देंगे। इसका मीन से क्या हो गया? उसका मीन हो गया कि प्राइम मिनिस्टर ने कन्वर्ट किया किसान क्रेडिट कार्ड को रुपए क्रेडिट कार्ड में नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और उन्होंने वादा किया कि 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड को बदल दिया जाएगा रुपए क्रेडिट कार्ड में। ये था सेंटेंस दोस्तों। अब देखते हैं कि क्या है हमारा कनेक्टर, इसका प्रॉपर कनेक्टर क्या हो सकता है। तो यदि हम कनेक्टर की बात करें तो हम देखेंगे नंबर 1 कह रहा है while the inconvenience posed by, जबकि असुविधा जो दिखाई गई उसके द्वारा, ठीक है। सेकंड कहना चाह रहा है promising to convert 3 करोड़ किसान कार्ड, मतलब ये प्रॉमिस करते हुए कि 3 करोड़ किसान कार्ड बदले जाएंगे। और नंबर 3 कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस टू, प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया। तो भाई प्राइम मिनिस्टर ने क्या प्रॉमिस किया हम ये देखते हैं इसमें। तो सेनेस में उसने 3 चीजें दी, तीनों चीजें उसने बताया while promising और द प्राइम मिनिस्टर। तो कहां क्या लग सकता है? तो हमने देखा while the inconvenience posed by, जबकि असुविधा जो है वो दिखाई गई बाय किसान क्रेडिट कार्ड्स के द्वारा, जो चाहती है फार्मर्स को कि बैंक जाए फार्मर यदि उसे क्रेडिट लिमिट के अगेंस्ट में रुपए निकालने हैं तो भाई सेंटेंस जब हमने देखा while से ही प्रॉमिस्ड, तो उसने क्या कहा कि दोस्तों द प्राइम मिनिस्टर तो पहले आ गया, अब ही प्रॉमिस्ड, यहां while द इनकन्वीनियंस पोज्ड बाय आ गया, मतलब प्राइम मिनिस्टर आया नहीं। अब आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस टू कन्वर्ट 3 करोड़ किसान कार्ड रुपए क्रेडिट कार्ड। प्राइम मिनिस्टर ने 3 करोड़ किसान कार्ड के लिए वादा किया कि वो रुपए कार्ड में चेंज करेगा, लेकिन रुपए कार्ड की बात ऊपर नहीं हुई। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हैं? मेरा मतलब कहने का यह है कि भाई पहले सेंटेंस में कहना चाह रहा है आपसे वाइल लगा के कि वाइल द इनकन्वीनियंस पोज्ड बाय, जो इनकन्वीनियंस दिखाई गई है किसान क्रेडिट कार्ड में कि भाई किसान को बैंक जाना पड़ेगा यदि उसे क्रेडिट लिमिट के अगेंस्ट रुपए निकालने हैं तो, राइट। तो ही प्रॉमिस्ड, प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया कि वो 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड को चेंज कर देगा रुपए कार्ड में नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो इससे सेंटेंस जुड़ कहां रहा है? वो कह रहा है वाइल द इनकन्वीनियंस, जबकि इनकन्वीनियंस हुआ। तो सेंटेंस कैसे जुड़ रहा है? नहीं जुड़ पाएगा। सेकंड, प्रॉमिसिंग टू कन्वर्ट, हम पहला काट देते हैं क्योंकि पहले सेंटेंस नहीं बनेगा। प्रॉमिसिंग टू कन्वर्ट 3 करोड़ किसान कार्ड, सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि ये प्रॉमिस करते हुए कि 3 करोड़ किसान कार्ड को रुपए कार्ड में बदला जाएगा,
ये प्रॉमिस करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग द इनकन्वीनियंस, प्राइम मिनिस्टर ने इनकन्वीनियंस की ओर इशारा किया, प्राइम मिनिस्टर ने इनकन्वीनियंस को दिखाया। ये हो गया सेंटेंस। तो हाँ जी, नंबर सेकंड हो सकता है, क्योंकि नंबर सेकंड में उसने बात की है आपसे कि जो 3 करोड़ किसान कार्ड हैं उनको कन्वर्ट करने का प्रॉमिस करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने उन समस्याओं के बारे में बताया। बिल्कुल ठीक है। और थर्ड कहना चाह रहा है द प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस्ड, ये भी नीचे से चालू हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया कि वो 3 करोड़ किसान कार्ड क्या करेंगे, वो रुपए कार्ड में बदलेंगे, क्या करते हुए, फ्लैगिंग द। अब यहां पे आप फ्लैग का फ्लैगिंग कर सकते हैं, आप इसको फ्लैगिंग में बदल सकते हैं जिससे कि सेंटेंस का मीन निकल जाए। यदि यहां पे आपने प्राइम मिनिस्टर लगा दिया ही के प्लेस पे, तो यहां दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकते, इसीलिए आपको द प्राइम मिनिस्टर हटाना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा फ्लैगिंग। जी हां, एग्जैक्टली, आप ऐसा कर सकते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस्ड टू कन्वर्ट 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड्स टू रुपे कार्ड्स इन द नेक्स्ट 3 months, फ्लैगिंग द इनकन्वीनियंस पोज्ड बाय किसान क्रेडिट कार्ड्स। ये दिखाते हुए उनको दिखाते हुए उनकी असुविधाओं को कि किसान क्रेडिट कार्ड में कितनी असुविधा होती है। तो जी हां, नंबर 2 भी सही है दोस्तों और नंबर 3 भी सही है। तो सेकंड और थर्ड कहां पे है, नंबर डी ऑप्शन। जी बिल्कुल सही हो जाएगा डी ऑप्शन। मैं आपको बताता हूं फिर से, क्योंकि दोनों में ही सेंटेंस जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है और कंक्लूजन दे रहा है वो ए पे, तो इसीलिए हम कंक्लूजन मान सकते हैं ए को और बी से स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको ये 5 सेंटेंस क्लियर हुए होंगे। दोस्तों रियलिटी ये है कि पैसेज को करना और कनेक्टर्स को करना ये उतना कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं, लेकिन हाँ ये उन लोगों के लिए कठिन है जो सेंटेंस का मीन नहीं निकाल पाते। इसलिए मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि सेंटेंस के मीन पे जोर दें, कनेक्टर्स पे जोर दें। मेरी कही हुई बातों को आप दोबारा एक बार रिपीट करेंगे, दोबारा देखें इस वीडियो को, और जो नहीं समझ में आएगा यू कैन राइट डाउन ऑन माई कमेंट बॉक्स। वैसे मेरा विश्वास है कि आपको हर एक चीज समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर टुडे। आज फिनिश करते हैं यहीं पे आज की क्लास, और ये थे हमारे कनेक्टर्स, और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ। तब तक दोस्तों पढ़ते रहें, इन चीजों को समझते रहें, एंड stay happy, stay cool, stay healthy, and of course, stay hungry at your home. Thank you. Namaskar.